अगर कोई आपसे कहे कि भारत में औरत सीईओ नहीं बन सकती तो आप क्या कहेंगे? और अगर यह बात कोई ऐसी औरत कहे जो खुद भारत में पैदा हुई, यहीं पढ़ी और फिर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सीईओ बन गई, तब? यही कहा है इंदिरा नूई जी ने। It happened in any other country in the world. I would never have been CEO in any other country of the world, including in India. और आज हम उनसे सीधे बात करेंगे। इंदिरा नूई जी, जो भारत आप 1978 में छोड़कर गई थीं, यह आज वो भारत नहीं है। आपने कुछ दिनों पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आप दुनिया के किसी और देश में होती तो शायद आप पेप्सी की सीईओ नहीं बन पाती। भारत में तो बिल्कुल नहीं बन पाती, क्योंकि अमेरिका में काम देखते हैं और यहां चीजें अलग हैं। अमेरिका में नहीं देखते कि आप औरत हैं, आदमी, और आपकी इस बात पर भारत में बहस छिड़ी हुई है। लेकिन आज भारतीय होने के बावजूद इस बात को हम गुस्से से नहीं बल्कि आराम समझेंगे, तर्कों समझेंगे, केवल इमोशंस में बहकर नहीं समझेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो भी इंसान अपना देश छोड़कर जाता है इंदिरा जी, उसके दिल में देश की दो तस्वीर होती है। एक वो देश जो वक्त के साथ बदलता रहता है, और एक वो जो बस यादों में बसा रहता है, उसी साल में अटका हो जिस साल वो गया था। शायद इसलिए आपकी बातें चुभ रही हैं आज। मुझे तकलीफ इस बात से नहीं है इंदिरा जी कि आपके मन में कोई खोट है या आपको अपने देश भारत पर गर्व नहीं है, बल्कि तकलीफ इस बात से है कि आप यादों में बोल रही हैं, याद से। और यादें चाहे जितनी भी प्यारी हो, वो आज की सच्चाई से मेल नहीं खाती इंदिरा जी। देखिए, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आपने जितनी इज्जत कमाई है वो बहुत कम भारतीयों को मिली है, और मैं आपको इसके लिए सैल्यूट करता हूं। आपकी रिस्पेक्ट है। आपसे हिंदुस्तान में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इंस्पिरेशन ली है, और इंस्पिरेशन लेनी भी चाहिए। चेन्नई की एक लड़की मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से निकलती है, आईएम कलकत्ता जाती है, फिर 1978 में येल यूनिवर्सिटी, और फिर पेप्सिको जैसी एक बड़ी कंपनी की सीईओ बन जाती है। जब आप सीईओ बनी तो सिर्फ आप सीईओ नहीं बनी, आप एक उम्मीद बनी। इसलिए आपके सम्मान से हम कोई समझौता नहीं कर रहे, लेकिन हां, आपकी बातों पर बात करना जरूरी है। तो सबसे पहला सवाल यही, इंदिरा जी, आप कहती हैं कि अमेरिका ने आपको बनाया, लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या येल पहुंचने से पहले हिंदुस्तान का कोई रोल नहीं था? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में आपने पढ़ाई की, आईएम कलकत्ता में आपने पढ़ाई की। इनकी भूमिका नहीं थी आपकी नींव मजबूत करने में? हिंदुस्तान ने आपको तैयार किया था। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदुस्तान ने तैयार किया है। गूगल चलाने वाले सुंदर पिचाई साहब, वो आईटी से निकले हैं। माइक्रोसॉफ्ट चलाने वाले सत्या नडेला, वो भारतीय कॉलेज से पढ़े हैं। अगर इस देश में काबिलियत की कदर होती ही नहीं तो ये लोग क्या वहां पहुंच पाते? देखिए, जिस पेड़ का फल आज दुनिया खा रही है इंदिरा जी, उसकी जड़ें इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से है, और यह सिलसिला बहुत तेज हो गया है। भारत की अरबों की कंपनियों यानी यूनिकॉर्न स्टार्टअप में अब कई की कमान भारतीय महिलाओं के हाथ में है। आप नायका देख लीजिए, मामाअर्थ देख लीजिए। नायका और मामाअर्थ जैसी बड़ी कंपनियां औरतों ने खड़ी की हैं या मिलकर बनाई हैं। यानी हिंदुस्तान की लड़कियां सिर्फ नौकरियां ढूंढ नहीं रही हैं, वो कंपनियां भी बना रही हैं। और आपने तो खुद कहा कि आप 60-70 के दशक में भारत में पली बढ़ी, तब देश नया नया था, ज्यादातर औरतें घर संभालती थी। इंदिरा जी, उस जमाने में भी आपके पापा और दादाजी ने आपसे कहा कि जाओ बेटा, दुनिया जीत लो। आप सही कह रही हैं, वो भारत ऐसा था। लेकिन क्या साल 1978 के भारत से आज के भारत को तौला जाना यह व्यवहारिक है? क्योंकि आप हिंदुस्तान से चली गई, हिंदुस्तान जाने के आपके रुका नहीं, वो चलता रहा। साल 1991 में भारत ने जब अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले, लाइसेंस राज खत्म हुआ, उसके बाद के आंकड़े देखिए। सन 2000 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था 4 गुना हो चुकी है। हां, अब लोग कह सकते हैं कि अब हिंदुस्तान में, भारत में औरतों की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं। जवाब है नहीं। ठीक बात, आज भी बड़ी कुर्सियों पर औरतों की संख्या गिनती की है, काम की क्वालिटी पर सवाल है। यह हमारा सच है और इस सच को हम छिपाएंगे नहीं। लेकिन एक सच यह भी है कि 2017-18 में 100 में से सिर्फ 23 औरतें काम धंधे में थीं। आज आंकड़ा 41 पार कर चुका है। ये मानते हैं हम कि गाड़ी धीमी है, पर उल्टी नहीं चल रही है, और हम बेहतर हो रहे हैं साल दर साल। इसलिए
जो बात आपने कही कि हिंदुस्तान में औरत सीईओ नहीं बन सकती, इंदिरा जी, आपकी बातों और आज की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। इंदिरा जी, आप कहती हैं कि अमेरिका में काबिलियत की कदर होती है। बिल्कुल होती है। अमेरिका ने एक भारतीय औरत को इतनी बड़ी कंपनी कमान दी, ये बहुत बड़ी बात है। पर क्या यह कदर सिर्फ अमेरिका में होती है? फाल्गुनी नायर ने बैंक की बढ़िया नौकरी छोड़कर 50 की उम्र में नायिका खड़ी कर दी। आज वो अपने दम पर भारत की अमीर औरतों में से एक है। मीरा कुलकर्णी ने फॉरेस्ट एसेंशियल बनाया और आयुर्वेद को तब ब्रांड बनाया जब दुनिया को उससे खबर नहीं थी। अरुंधति भट्टाचार्य वो देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन बनी। और सिर्फ वही नहीं, भारत में तो एक दौर ऐसा आया था जब देश के लगभग सारे बड़े बैंक औरतें चला रही थी। और अमेरिका में 2021 में जाकर पहली बार किसी बड़े बैंक कमान किसी औरत को मिली। जिस मैदान में अमेरिका पहला कदम रख रहा था, वहां भारत की औरतें बरसों से कप्तानी कर रही थी। और इसी देश का पूरा खजाना यानी वित्त मंत्रालय भी निर्मला सीतारमण जी के पास सालों से रहा। यह बदलाव सिर्फ ऊपर ही कुर्सियों तक नहीं इंदिरा जी, सरकार के अपने आंकड़े भी कहते हैं कि रजिस्टर्ड स्टार्टअप में से करीब आधों में कोई ना कोई महिला डायरेक्टर या पार्टनर है। इसका मतलब यह नहीं कि आधी कंपनियां पूरी तरह औरतें चला रही है, पर इतना जरूर है कि बोर्डरूम के दरवाजे खुल चुके हैं। गांव की पंचायतों में हिंदुस्तान में 14 लाख से अधिक महिलाएं चुनी गई हैं। दुनिया के किसी देश में इतनी नहीं है। गांव गांव में करोड़ों औरतें स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर अपना पैसा खुद कमा रही हैं, अपने फैसले खुद ले रही हैं। और पढ़ाई में आज भारत में साइंस और इंजीनियर पढ़ने वालों में करीब 40% लड़कियां हैं। यह हिस्सा अमेरिका समेत दुनिया के कई बड़े देशों से ज्यादा है इंदिरा जी। यही बेटियां हैं जो आगे चलकर लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। चंद्रयान जब चांद पर उतरा तो इसरो के कंट्रोल रूम में तालियां बजाती महिला वैज्ञानिकों को पूरी दुनिया ने देखा था। और ये सारे वो सपने हैं जो शायद जब आपने हिंदुस्तान छोड़ा था साल 1978 में, तब सोचना भी मुश्किल था। देखिए, मैं मानता हूं कि रास्ता आज भी हिंदुस्तान की हर लड़की के लिए आसान नहीं है, लेकिन दरवाजे बंद नहीं है। लेकिन इंदिरा जी, आपने तो इससे आगे बढ़कर भारत की तुलना चीन से कर दी। कहा चीन ने सब कुछ ऊपर से तय किया, इसलिए आगे निकल गया। भारत लोकतंत्र की वजह से धीमा है। चलिए आंकड़ों में बात कर लेते हैं। हां, सच है, चीन ने 30 साल तक कमाल की रफ्तार पकड़ी, कोई नहीं नकार रहा। लेकिन आज चीन की रफ्तार गिरकर 4-5% पर आ गई और भारत 7% के आसपास दौड़ता हुआ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। चीन की परेशानियां खत्म नहीं हो रही है। जिस एक बच्चे की नीति को ऊपर से थोपा गया था, उसका बिल अब आया है। चीन की आबादी घट रही है, बूढ़ी हो रही है, जवान हाथ कम पड़ रहे हैं। वहां का प्रॉपर्टी बाजार, जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी थी, बड़ी बड़ी कंपनियों के डूबने से लड़खड़ा रहा है। कर्ज का पहाड़ अलग सिर पर खड़ा है। भारत की आधी से ज्यादा आबादी 30 साल से कम उम्र की है, यानी चीन का सबसे अच्छा वक्त इंदिरा जी पीछे हो गया। और भारत का सबसे अच्छा वक्त अभी आना बाकी है। संयुक्त राष्ट्र का हिसाब है कि भारत ने सिर्फ 15 सालों में करीब 41 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। और यह सब भारत में हुआ, लोकतंत्र में हुआ। चीन के बच्चे तय नहीं कर सकते उनका नेता कौन होगा, हिंदुस्तान का रिक्शे वाला तय कर सकता है। देखिए, लोकतंत्र में देर होती है, लेकिन जो काम चीन ने जुबानें बंद करके किया, वह काम हिंदुस्तान हर जुबान को खुला रखकर कर रहा है। ऊपर से थोपे गए फैसलों का हिसाब एक दिन ऊपर से ही आता है, और यही चीन आज झेल रहा है। तो बड़ा कौन हुआ इंदिरा जी? इंदिरा जी, आप कहती हैं कि भारत के यहां अफरा तफरी मची है। ठीक है, बहुत सारे लोग सहमत हो। भारत में शोर है, भीड़ है, धक्का मुक्की है। यह देश रोज सब्र का इम्तिहान लेता है। पर भारत को सिर्फ उसके शोर से आंकना आधी तस्वीर है। भारत वही देश है जिसने यूपीआई बनाया, और आज हिंदुस्तान वो देश है जहां पर गली में सब्जी वाला, ठेला वाला, चाट वाला, पकौड़ी वाला भी, यहां तक कि देश का भिखारी भी ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होकर क्यूआर कोड निकालता और कहता भैया भीख दे दो। ये अमेरिका में नहीं होता। ये वही देश है जो चांद के दक्षिणी हिस्से के पास उतरने वाला दुनिया का पहला देश बना। ये वही देश है जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश है। आज 2.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप है। ठीक है, हिंदुस्तान में शोर है, सच है, लेकिन कमाल भी है, यह भी सच है। इंदिरा जी, 1978 में जो भारत आपने छोड़ा था, वहां केवल कमी ही कमी थी, लेकिन आज के भारत में सपने हैं,
उस दौर में अच्छे कॉलेज में दाखिला बहुत था, लेकिन आज के बच्चे 30 से पहले कंपनियां खड़ी कर दे रहे हैं। इंदिरा जी, जिस दौर में आप भारत से निकलकर अमेरिका गई, पेप्सिको की सीईओ बनी, तब बड़ा बनने के लिए भारत छोड़ना पड़ता था। आज विदेशी कंपनियां खुद भारत आ रही हैं, क्योंकि हुनर यही है। 1978 से 2026 आते आते गंगा उल्टी बही है। पिछले कुछ सालों में हजारों भारतीय, खासतौर पर टेक बिजनेस वाले, अमेरिका इंग्लैंड की नौकरियां छोड़कर वापस लौटे हैं अपनी कंपनी खड़ी करने। पहले इसे ब्रेन ड्रेन कहते थे, यानी दिमाग बाहर जा रहा है। अब लोग इसे ब्रेन गेन कह रहे हैं, यानी दिमाग घर लौट रहा है। जिस देश से लोग कभी भागते थे उसी में लौट कर आना चाहते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मौके यहां बन रहे हैं। और ये देशभक्ति के नारे में आकर हिंदुस्तानी होकर हम नहीं कह रहे हैं, ये वो सच है जो रोज हम जी रहे हैं। हम अमेरिका के खिलाफ नहीं हैं, ये बातें अमेरिका के खिलाफ नहीं है। अमेरिका ने मौके दिए, कोई नहीं नकार सकता। आप वहां बड़ी बनी, कोई नहीं नकार सकता। लेकिन दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। अमेरिका ने आपको ऊंचाई दी और भारत भी बदल गया। और जाते जाते आप जिस पुराने भारत को याद कर रही हैं, जहां औरतें बस घर संभालती थी, उसी भारत ने साल 1966 में एक औरत को प्रधानमंत्री बनाया था। यानी जिसे आप पीछे कहती हैं, वो भारत भी इस मामले में अमेरिका से 60 साल आगे था। और आज का भारत तो 2 महिला राष्ट्रपति चुन चुका है, जबकि अमेरिका आज भी अपनी पहली महिला राष्ट्रपति का इंतजार कर रहा है। इंदिरा नूई जी, जो सपना आपने अकेले देखा था, वो आज लाखों भारतीय लड़कियां सिर्फ देख नहीं रही हैं, जी रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भारत में लड़की सीईओ बन पाएगी या नहीं, सवाल ये है कितनी सारी बनेंगी। बाकी आप ही कहानी मैम हमेशा कमाल की थी, उस पर देश को गर्व है। लेकिन भारत पर गर्व करना भी बनता है, जो आपके जाने के बाद बना। भारत की कहानी लिखी जा रही है, और ये कहानी उस कहानी से अलग है जो आप अपनी यादों में छोड़ गई थी। इसलिए जब हम आपको, आपकी सक्सेस को सलाम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तानियों को भी अपने देश पर फक्र हो, हिंदुस्तान पर गर्व हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।